हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके डाउट्स और क्वेरीज, क्योंकि लगातार मुझे काफ़ी दिन से, जैसे आपका एलटी एग्ज़ाम पास आ रहा है, मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और आप लोग बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सिलेबस कैसे कवर करना है, रिवीजन कैसे करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, और बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। तो मैंने सोचा सभी चीज़ों को एक साथ हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और अंततः बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में। फिर सबसे पहला जो हॉट क्वेश्चन आजकल आ रहा है, क्या एलटी एग्ज़ाम 18 अगस्त को होगा? अब ये अराइज़ कहाँ से हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कन्फ्यूजन कहाँ से आई है। बार बार ये क्वेश्चन जो हमारे ग्रुप्स में भी पूछा जा रहा है, बच्चे डिस्कस कर रहे हैं और भी कई जगह से जो है हमें इस तरह की क्वेरीज देखने को मिल रही हैं, पर इसको लेकर ऑफिशियली हमारे पास कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई संकेत भी नहीं मिल रहा है कि 18 अगस्त का जो एग्ज़ाम है वो शिफ्ट होने वाला है। अगर ऐसा है भी तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है, और मैं आप लोगों को भी यही गाइड करना चाहूँगी, आप 18 अगस्त को ही फाइनल डेट मानकर अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी क्या है ना, एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन हुआ है और आप लोगों ने क्या किया है ना, अपनी तैयारी को बहुत डिले किया है। और हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गलती की है कि उन्होंने छुट्टियों में अपना टाइम वेस्ट किया है, ठीक है? क्योंकि मैं पर्सनली भी ऐसे स्टूडेंट्स के साथ डील कर रही हूँ। उन्होंने जब हमसे तो कहा कि हम उन्हें पढ़ाएं और हम पूरे छुट्टियों में समर वेकेशंस में लगे हुए थे, लेकिन वो अपने समर वेकेशंस कहीं और बिता रहे थे। इसके बाद जब वो आए हैं तो वो हमसे रिवीजन की डिमांड कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको रिवीजन तो खुद ही करना पड़ेगा। अगर आपने अपना समय जो है उस समय नष्ट किया है तो प्लीज़ अब कम से कम ये गलती मत कीजिए। अब आप 18 अगस्त को फाइनल डेट समझते हुए अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा तगड़े तरीके से तैयार कीजिए, ठीक है? तो देखिए, आगे बढ़ेंगे। सिलेबस बहुत है, रिवीजन कैसे करें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है मेरे पास। इसके अलावा सब पढ़ने के बाद भी लग रहा है याद नहीं हो रहा, ठीक है? ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मुझसे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, देखिए ये सभी के साथ हो रहा है। जब सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है तो हम कितना भी उसको रिवाइज़ करें, हमारे दिमाग में एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें रिटेन होना मुश्किल है, ठीक है? और वैसे भी आपकी ये जो पढ़ाई है, जो बीएड का सिलेबस आपको दिया गया है ना, वो बीएड का सिलेबस कौन सा सिलेबस है, ठीक है? पहले उसे एक साल में कवर किया जाता था, वो आपका ईयरली वाला सिलेबस है, ठीक है? उस सिलेबस को आपको उठाकर दे दिया गया है और टाइमिंग यहाँ पर थी आपके लिए बहुत ज़्यादा कम, ठीक है? इस शॉर्ट ड्यूरेशन में इतने सारे कंटेंट को प्रिपेयर कर पाना बहुत मुश्किल है, सभी के लिए मुश्किल है, सिर्फ आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरे पास ही कई लोग लेकर आ चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये सभी के साथ हो रही है। और इससे हम कैसे डील करेंगे, पढ़ने के लिए हमें कौन सी एक टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। हालांकि सबकी अपनी टेक्निक होती है, पर फिर भी मैं यहाँ पर कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, तो उसे आप चेक कर लीजिएगा। बाकी सिलेबस बहुत है, रिवीजन कैसे करें? देखिए, रिवीजन के लिए तो हमेशा की यही रहती है कि जब आप पढ़ते हैं ना, उसी समय आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या तो टिक कर लेने चाहिए या अपने शॉर्ट में कहीं पे लिख लेने चाहिए, ताकि रिवीजन के टाइम पे जो है आपको आसानी हो। अब क्योंकि जो आपने रिवीजन के लिए पहले से अगर की पॉइंट्स नहीं बनाए थे, तो अब आपको कैसे करना है, उसके लिए अभी हम सिलेबस में बताएंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और उनमें आप क्या क्या पढ़ें। तो वहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है? फिर आपका ये आ रहा है क्वेश्चन कि सब पढ़ लिया है, लेकिन मॉक टेस्ट में नंबर 50 में से कितने आ रहे हैं? 27, 28। इस केस में मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर ये कंडीशन है कि आपको लग रहा है कि आपने सब पढ़ लिया है और अभी भी जो है 50 में से आपके नंबर 27, 28 आ रहे हैं। अब 27, 28 का कहने का मतलब है 50 में से 30 तो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन हैं, ठीक है, एकेडमिक एप्टीट्यूड के, 10 क्वेश्चन आपके जीके के हैं और 10 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग के, ठीक है? अब आप एनालिसिस कीजिए, आप एनालिसिस कीजिए कि ये जो 27, 28 नंबर आ रहे हैं, यानी कि आपके जो 23 नंबर या फिर 22 नंबर कहीं भी कट हो रहे हैं, वो कौन से सेक्शन से कट हो रहे हैं, ठीक है? क्या वो रीजनिंग में जा रहे हैं, क्या वो जीके में जा रहे हैं, या क्या पेडागोजी में जा रहे हैं, ठीक है? अगर इनमें है तो आपको ऑब्वियसली इन पे फोकस करना है। बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि आप वीक एरिया देखिए, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि नंबर अभी भी इतने ही आ रहे हैं, फिर से पूरा पढ़ने बैठ जाते हैं। अरे फिर से पूरा नहीं पढ़ना है, ये नंबर भी तो आए हैं, इसका मतलब कुछ टॉपिक्स तो ऑलरेडी क्लियर है ना।
आपको उन टॉपिक्स को एनालाइज करना है जिनके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो अब आप देखिए जीके, रीजनिंग है या फिर पेडागोजी है। फिर पेडागोजी पे अगर आप आएंगे तो फिर इसमें चेक करो कौन से यूनिट के क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं हो पा रहे, ठीक है, उस यूनिट के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए और फिर इसके बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देखिए। अभी टाइम है आपके पास, 18 को पेपर है, 15 दिन भी लगा के चलो, तो इस समय प्रैक्टिस ही तो करनी है। इस समय तक तो सब लोग रिवीजन पे ही आ गए होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने वीक एरियाज को पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर काम करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास निकल के आ रही है, जैसा कि अभी मैंने बात की कि हमें पढ़ना कैसे। देखिए जो लोग अभी अभी जो है स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी आपका कोर्स ले रहे हैं और उनको बहुत सारे जब वीडियोस देख रहे हैं, ऑब्वियसली मैंने 100+ वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं पूरे सिलेबस के, ठीक है, ये सिर्फ एकेडमिक एप्टीट्यूड के बता रही हूँ। 100+ वीडियोस हैं, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर PDFs भी इंग्लिश हिंदी में अलग से आप लोगों के लिए करवाई गई हैं ताकि आप उस पर शॉर्ट नोट्स वगैरह जो है वो भी अपने मार्क कर सकें। लेकिन अगर आपके लिए दिक्कत है तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर अपना सिलेबस जो है वो रिड्यूस करना है, ठीक है। अब स्टडी करने का तरीका क्या होता है, एक तो आपके पास कंटेंट होता है फैक्चुअल, ठीक है, फैक्चुअल जिसे आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, इसका तो कोई और तरीका नहीं है। दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल जिसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, समझना है और उसके बाद इसके क्वेश्चंस जो है वो आपको अटेम्प्ट करने। अब फैक्चुअल वाली जो चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, इसके लिए मैं कई बार आप लोगों को कह चुकी हूँ, इसमें आ जाती हैं आपकी जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, फिर कोट्स हैं, इसके अलावा आपका क्या है, जैसे फिलॉसफी में कौन किस आपकी फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है, थिंकर्स वगैरह के नाम हैं, ठीक है, इन्हीं थिंकर्स के कोट्स होते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है जो आपका 5th यूनिट है, उसमें बहुत सारे आपके कमीशंस दिए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस दी हैं, उनके डेट्स हो गई, ठीक है, कब बने थे, कब कोई रिपोर्ट अगर पेश हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होती है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के नाम होते हैं वो आपको करने होते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो हैं आपकी किस में आती हैं, फैक्चुअल में आती हैं। तो ये फैक्चुअल चीज़ों को आपको क्या कर लेना चाहिए, एक पेज में अपने लिए नोट कर लेना चाहिए, अपने हाथ से लिख कर करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, जहाँ से आप इसको बार बार रिवाइज करते रहें। बहुत ईजीली जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर अवेलेबल इसको रखिए, जब मन करे आप उठा सकें, उठा के इसका एक रीडिंग लगा सकें और फिर इसे रख दें। क्योंकि मैं जानती हूँ जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, हमारी कहीं ना कहीं जो रिटेंशन की पावर होती है वो थोड़ी कम होती है। बच्चों में रिटेंशन की पावर ज़्यादा होती है, लेकिन एज के साथ साथ ये कम होने लगती है। लेकिन इस केस में आपको क्या करना है, उसी चीज़ को बार बार आपको पढ़ना है, तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए, इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना, ये यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन और कोट्स की स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये कम आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही क्वेश्चन सिर्फ डेफिनेशन के ही दे दिए जाएंगे। तो ये भी थोड़ा सा देखना ज़रूरी है कि आप कितनी मेहनत इस पर करना चाहते हैं, ठीक है। अगर करनी है तो उसको कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। फिर कॉन्सेप्चुअल में समझने वाली चीज़ें, जैसे कि आपकी साइकोलॉजी की थ्योरीज़ हैं, ठीक है, साइकोलॉजी की थ्योरीज़ हैं, टीचिंग मेथड्स भी हो गए आपके, ठीक है, टीचिंग मेथड्स, ये भी आपके क्या है, आपको समझना है कौन सी सिचुएशन में क्या चीज़ काम आएगी। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये कॉन्सेप्चुअल होती हैं। फिलॉसफी में भी अगर आप देखें तो उसका बेसिक क्रक्स क्या कहा जा रहा है, किस फिलॉसफी में, किस दर्शन में, किस बारे में बात हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की ही बात है। तो कॉन्सेप्चुअल को अगर आप समझ लेते हैं तो आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। तो कॉन्सेप्ट को आपको समझने के लिए समय चाहिए और फैक्चुअल को आपको रटने का समय चाहिए। अब इनमें भी आपको ये देखना है, किसी किसी की जो है ये फैक्चुअल नॉलेज जो है काफ़ी अच्छी होती है, जो जीके वगैरह की जीएस की ज़्यादा तैयारी करते हैं उनको ज़्यादातर फैक्ट्स याद करने की आदत सी होती है, तो वो इसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जब तक टॉपिक अच्छे से समझ में ना आए उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो कॉन्सेप्चुअल पे वो जा सकते हैं, ठीक है। ये तो है आपका दो तरह की जो चीज़ें हैं उनको आपको किस तरीके से स्टडी करना है। अब की पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे हैं, इस समय आपको क्या करना है। इस समय जो सिलेबस है उसमें आपको देखना है एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एकेडमिक एप्टीट्यूड में 5 यूनिट्स हैं। इन 5 यूनिट में से आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका फोटे क्या है। फोटे कहने का मतलब है जिसमें आपसे कोई क्वेश्चन गलत होता ही नहीं है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसको साइकोलॉजी की थ्योरी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती है और उसमें से क्वेश्चन आता है तो वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेता है, यानी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत ही अच्छी है। तो आप यूनिट 2 पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए।
यूनिट 2 बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। यूनिट 3 में भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी, हालांकि चीज़ें वास्ट बहुत हैं। फिर यहाँ पर फिलॉसफी वाले यूनिट 1 में भी आप फोकस कीजिए, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपका फोटे हो सकती हैं। फिर जो वीक वाले यूनिट्स होते हैं ना, उसमें से आप क्या कर लीजिए, चीज़ों को रिड्यूस कर लीजिए कि मैं इतनी चीज़ें जो हैं यहाँ से प्रिपेयर करूँगा। पेपर को करने का तरीका है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ज़रूर लाने, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि आप इस सिलेबस में से किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सिलेबस में भी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस ढूंढिए। 5 के 5 यूनिट पे पूरी की पूरी पकड़ बनाने की कोशिश करना ही बेकार है कि मैं 5 के 5 यूनिट बहुत ही अच्छे से रट दूँ, समझ दूँ, सब कुछ कर दूँ। इम्पॉसिबल। जो पहले से तैयारी करता आ रहा है ना, 2-3 महीने भी जो कर रहा है, उसमें भी दिक्कत है, वहाँ पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम चाहिए उसके लिए। अभी के लिए तो आपके लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन 5 यूनिट में से कुछ यूनिट तो ऐसे होंगे ना जो आप अगर वहाँ के क्वेश्चन एक बार पढ़ लें या उस कॉन्सेप्ट को समझ ले तो वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उन यूनिट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। वो कौन से यूनिट्स हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आपने उसको तैयार कर लिया, ठीक है। इससे आपका सिलेबस भी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ये जो आपके सामने 5 यूनिट्स हैं, इतना सारा कोर्स आपको दिखाई दे रहा है, वो भी आपको कम दिखेगा, क्योंकि अब आप ये समझ जाएंगे कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, मुझे इतना ही कवर करना है, ठीक है। फिर है रिड्यूस योर सिलेबस, जो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि सिलेबस इससे आपका कम हो जाएगा। एनालाइज एंड अंडरस्टैंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। भाई इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर तरफ MCQ कराए जा रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पे भी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसके अच्छे हैं किसके ख़राब है, मैंने बहुत सौ के मैंने देखे भी नहीं है, तो हो सकता है बहुत लोग अच्छे भी करा रहे हो, लेकिन कौन से MCQ करने इसका अंदाज़ा आपको कैसे लगाना है। क्वेश्चन पेपर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर उठाओ पुराने, और उस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ सॉल्व करने की नज़र से नहीं, एनालाइज करने की नज़र से देखो। क्वेश्चन कहाँ पे से बन रहा है, थ्योरी पे से कैसे बन रहा है, फैक्ट पे से कैसे बन रहा है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट दिख रही है, ठीक है। इस तरीके से पेपर उठाओ और वहाँ से क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, ठीक है। उस समय सिलेबस क्या था, क्योंकि सिलेबस में आपकी साइकोलॉजी ज़्यादा आती थी उस समय, ठीक है, साइकोलॉजी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो उस समय का सिलेबस में किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था, आपको समझ में आ जाएगा कि अब आने वाला पेपर का अंदाज़ा आपको हो जाएगा कैसा होगा, ठीक है। तो एनालाइज करो, अंडरस्टैंड करो, और एक बार में नहीं होता है। मैंने कई बार कहा है कि अपनी तैयारी के दौरान भी बार बार हमें प्रीवियस ईयर पेपर को चेक करते रहना चाहिए। और ये पॉइंट मैं वैसे आपको पहले ही अभी बता चुकी हूँ जब मैंने MCQ की बात करी। ABC से शुरू नहीं करना है। बार बार आपका मान लो यूनिट 1 अच्छे से तैयार है, आपने रिवीजन करने के लिए उठाया, फिर से वापस यूनिट 1 पर ही आ रहे हो। अरे बार बार उसी को क्यों पढ़ रहे हो, बार बार ABC से ही क्यों शुरू कर रहे हो। आपकी जो चीज़ें प्रिपेयर्ड है उसको अभी रख दो, वीकनेस है उस पर भी काम करो। अगर आपको, जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन जो बताया था कि मॉक टेस्ट में सिर्फ 27-28 नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये गलती लोग करते हैं कि पेपर दिया उसके बाद फिर से वापस ABC से शुरू कर दिया, फिर से पूरा पढ़ने बैठ गए। पूरा क्यों पढ़ रहे हो, यहाँ पर ये देखो ना कि कहाँ पे कौन से एरियाज वीक हैं, ठीक है, और उन पे काम करना शुरू कर दो। फिर देखिए अब हमारा क्वेश्चन आता है MCQ कहाँ से करें, ठीक है। MCQ के लिए देखिए जो बुक्स अवेलेबल है, मेरे पास बहुत बार बुक्स के लिए पूछ रहे थे, तो जो बुक अवेलेबल है मैं तो वही बताऊंगी। यूथ की एक आई थी वो मैंने आपको बताई, इसके अलावा आपकी अरिहंत के 20 मॉक टेस्ट वाली एक थी वो अवेलेबल थी, वो मैंने बताई, ठीक है। क्योंकि चॉइस ही नहीं है ना, तो मैं ऑब्वियसली यही बताऊँगी। अदरवाइज़ मैंने वैसे आप लोगों को पहले भी एक बार गाइड किया है कि नेट के UGC नेट के एजुकेशन के UGC नेट एजुकेशन के पेपर्स देखिए, एजुकेशन सब्जेक्ट के, ठीक है। UGC नेट एजुकेशन शिक्षा शास्त्र, उसके पेपर्स देखिए, पुराने पेपर्स देखिए, नए पेपर मत देखिए। नए पेपर में नेट का लेवल बहुत हाई हो चुका है, इस तरह का हाई लेवल क्वेश्चंस आना LT में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप 2011 के 12 के आप यहाँ से 12-13 के उठा के देखोगे ना, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे जो LT में आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो। इसके अलावा अगर थोड़ा सा नेट पे सर्च करोगे तो अदर स्टेट्स में एक सेट एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जैसे आपका नेशनल लेवल पे नेट एग्ज़ाम होता है, ऐसे ही आपका स्टेट लेवल पे आपका सेट का एग्ज़ाम या स्लेट बोलते हैं, ठीक है, उसका एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर से भी आप एजुकेशन का, ठीक है, शिक्षा शास्त्र का पेपर चेक कर सकते हो। क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे होते हैं। फिर आप क्या देख सकते हो, साइकोलॉजी वगैरह के लिए सीटेट के पेपर भी आप देख सकते हो, जो सीटेट के पेपर होते हैं वो चेक कर सकते हो आप।
ये सब जो है आपके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके अलावा अगर बीएड वगैरह की अगर आपके पास पुरानी किताबें जिसमें अगर कुछ एमसीक्यू वगैरह दे रखे हो तो आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे रहते हैं, ठीक है। गाइड्स वाइड्स आती है ना बीएड के टाइम पे भी, आपको यूनिवर्सिटी में भी आती हैं आपकी, जो उनको भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ से भी आपको कई एमसीक्यूज़ करने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा ये तो आपको मैंने बताया कि आप कहाँ से नेट पे से आप कैसे ढूंढ सकते हो, ऑथेंटिक क्वेश्चंस कहाँ से ढूंढ सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब वगैरह पे भी अवेलेबल है काफ़ी सारे, और टेस्ट सीरीज़ बहुत चल रही है। और जहाँ टेस्ट सीरीज़ की बात आती है मैं अपनी टेस्ट सीरीज़ का भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। हमारी उत्तराखंड की जो है आपकी एलटी पेपर की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमारे 20 मॉक टेस्ट जो हैं वो आने हैं। इसमें से मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ 15 आ चुके हैं, क्योंकि आप कोर्स लेके फिर बार बार पूछते हो आपने इसमें कंप्लीट नहीं किया, आप कर क्यों नहीं रहे हो। तो भाई टाइम लगता है, नए नए क्वेश्चन बना रही हूँ, थोड़ा अपनी तरफ से भी बनाती हूँ, थोड़ा एजुकेशन के अलग अलग पेपर्स ढूंढ के भी उसमें से निकालती हूँ, तो टाइम लगता है। 15 अपलोड हो गए, ठीक है, 15 अपलोड हो गए हैं, 5 और बचे हैं, बहुत जल्द हो जाएंगे। ये टाइम ही आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस का है, तो इसमें इतना परेशान मत होइए, ठीक है। तो ये आपका क्या है 20 मॉक टेस्ट इसमें आपको मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट एक एक मॉक टेस्ट में बिल्कुल जैसे आपका पेपर पैटर्न है, 30 क्वेश्चन पेडागोजी के, 10 जीके के, 10 रीजनिंग के, इसी तरीके से ये डिज़ाइन किया गया। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। प्राइस भी आजकल ठीक रखी हुई हमने, काफ़ी लो कर दी है, क्योंकि अब पेपर आने ही वाला है। इसके अलावा अगर मैथ्स के आप स्टूडेंट हैं, मैथ्स वाले हैं अगर आप, तो एलटी मैथ्स के लिए हमने टेस्ट सीरीज़ बनाई है। इसमें भी हमने क्या है 10 मॉक टेस्ट रखे, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों की ही डिमांड पर बहुत लास्ट मोमेंट पे तैयार की गई है, कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रहा था, तब हमने ये प्रैक्टिस के क्लियर क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर बनाए। तो ये 10 मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, 50-50 क्वेश्चन ईच, यानी कि 25 क्वेश्चन इसमें आपको मैथ्स के मिलेंगे और 25 क्वेश्चन इसमें आपको किसके मिलेंगे, फिजिक्स के मिलेंगे, ठीक है, फिजिक्स के होंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है हमारी ऐप पर। और तीसरा जो है एसएसटी के लिए, एसएसटी के लिए आप जानते हैं ज्योति मैडम जो आपकी उत्तराखंड अध्यापक पे आपकी एसएसटी की क्लासेस भी लेती है, इन्होंने टॉपिक वाइज एमसीक्यू बना रखे हैं। टॉपिक वाइज कहने का मतलब आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में सिलेबस में भी जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर रखा है, एमसीक्यूज़ बनाए हैं। तो 2500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। हमारे सारी चीज़ें जो हैं आपकी, चाहे पीडीएफ हो, मॉक टेस्ट हो, चाहे कोर्सेज हो, सब बाइलिंगुअल होते हैं, इंग्लिश हिंदी बोथ, ठीक है। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इन मैम ने बना रखे हैं, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। एसएसटी के लिए अच्छे आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन जो और आप लोगों की तरफ से आता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, ठीक है। और जैसे मेरे पास आजकल गाइडेंस के लिए आ रहा है कि गाइड कैसे करें, तो देखिए अब मतलब किस तरीके से आप लोगों को पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 यूनिट हैं आपके इस पूरे पेडागोजी के सिलेबस में, ठीक है। अगर एक आइडियल कंडीशन लेके चलें तो 30 क्वेश्चन जो हैं आपके बनने हैं, ठीक है, एकेडमिक एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन आने। 5 यूनिट का मतलब है 6 क्वेश्चन तो कम से कम, आइडियल सिचुएशन बता रही हूँ, 6 क्वेश्चन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है SSSC तो वो 6 क्वेश्चन हर यूनिट से बनाएगा, 6 क्वेश्चन हर यूनिट से, पर यूनिट, ठीक है। 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आती है, ये जो सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज होने के बाद ये पहली बार एग्जाम हो रहा है। जब एग्जाम जो होता है ना इस तरीके से सिलेबस चेंज होने के बाद पहली बार हो रहा होता है, तो क्वेश्चन ऊपर ऊपर से ही बन जाते हैं। ये बात मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। क्वेश्चन ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, सिलेबस में ज़्यादा डीप मत जाइए। अगेन ये आपका दूसरा पॉइंट, जो रिवीजन कर रहे हैं या जो इसी समय पर अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, वैसे तो बहुत कठिन है आप लोगों के लिए अगर ऐसा है तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी, एक पॉइंट तो मैंने आपको बताया, अपनी स्ट्रेंथ को देखिए, यूनिट्स को रिड्यूस कर लीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर आपको क्या देखना है, क्वेश्चंस बहुत डीप नहीं हैं, क्वेश्चन ऊपर ऊपर से ही आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए, वहीं से आपका जो है क्वेश्चन निकल आएगा। बहुत डीप यहाँ पर जाकर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बहुत ऊपर ऊपर से पूछे जाएंगे एज पर माई एनालिसिस। अब ये मैं अभी संभावित बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ ऐसा ही होगा, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये मैं एक प्रिडिक्शन कर रही हूँ कि ऐसा हो सकता है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस और जो मैंने एनालाइज किया यहाँ पर। अब देखो, जैसे कि हम यूनिट 1 की बात करते हैं, ठीक है। यूनिट 1 में क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिलॉसफी जो है आपका, एजुकेशन और फिलॉसफी का जो रिलेशनशिप है, फिर आपके जो डिफरेंट थिंकर्स दिए हुए हैं, जितनी डिफरेंट फिलॉसफी, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म दिया हुआ है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, आपका जो क्वेश्चन है, पेपर मैंने मॉक टेस्ट भी इसी तरीके से बना रखे हैं, फिलॉसफी से बन जाएंगे,
कुछ ना कुछ थिंकर से या यहाँ से पूछ लेगा, और सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, डीप में नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा फिर मुझे लग रहा है यहाँ सोशलॉजिकल फाउंडेशंस जो है ना आपकी, जहाँ पर आपकी सोशलॉजी की बात हो रही है, यहाँ पे से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सोशल चेंज के ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है, वैल्यूज़ के ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब कुछ टॉपिक्स देखो ना, क्योंकि ये ना बीएड का सिलेबस एज इट इज़ उन्होंने उठा के दे दिया है, तो बहुत सारे टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रॉपर नहीं है, वो डिटेल आंसर लिखने के लिए प्रॉपर है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं ना, जो कोर्स में एनरोल भी हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि आपने कोर्स कंप्लीट नहीं कराया। मैंने कह रखा है 95% से ज़्यादा कोर्स करा दिया है, ठीक है, उनको भी बता दिया है, टॉपिक वाइज भी। कुछ टॉपिक्स मैंने लीव आउट किए। अब ये टॉपिक देख लो, चैलेंजेस, इशूज़ एंड चैलेंजेस इन 21st सेंचुरी। क्या इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो आप खुद से भी नहीं कर सकते? आज 21वीं सदी में हमारे सामने शिक्षा को लेकर क्या जो है यहाँ पर चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, इस पर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी ये है, यहीं से क्वेश्चन बन जाना है। 6 ही क्वेश्चन बनने हैं इस यूनिट से, ठीक है, 6 क्वेश्चन बनने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर से क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर आपका एकल्चराइजेशन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, इस टॉपिक को मैंने समझाया है क्या होता है, एनकल्चरेशन क्या होता है, एकल्चराइजेशन क्या होता है, मल्टीलिंग्विज्म भी मैंने बताया है। फिर आपका जैसे ये था आपका इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसमें आपके जो फैक्ट के बेसिस पे या जो एमसीक्यू बनने लायक क्वेश्चन था ना, वो आपका सिर्फ ये था कि नेशनल इंटीग्रेशन एक कमेटी बनाई गई थी, उनकी चेयरमैन इंदिरा गांधी थी, कब बनी थी, ठीक है। इमोशनल इंटीग्रेशन जो है ये भी आपकी कमेटी बनाई गई थी, इनके चेयरमैन कौन थे, ये कब बनी थी, इनकी पहली मीटिंग कब हुई थी, ये बस इतना। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि स्कूलों में आप नेशनल इंटीग्रेशन कैसे डेवलप करेंगे बच्चों में, भाई आप नेशनल एंथम वगैरह गवाते हो, 15 अगस्त 26 जनवरी को आप क्या करते हो, फ्लैग होस्टिंग वगैरह करवाते हो, आप जितने भी आपके नेशनल जो आप ये फेस्टिवल्स होते हैं उनको सेलिब्रेट करते हो, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बच्चों को बताते हो, ये सब नेशनल इंटीग्रेशन की भावना को ही तो आप बता रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन में सारे फेस्टिवल्स आप मना रहे हो, ठीक है, एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ये क्या आप अपने मन से नहीं कर सकते? आप लोग सब शिक्षक बनने जा रहे हैं, इतनी सारी ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप आराम से खुद भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। इसमें बताने लायक कुछ था नहीं, बताने लायक जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई उनको मैंने एमसीक्यू में कवर करा दिया। तो ये टॉपिक जो है ना, आपको लग रहा है कि डिटेल में इसकी PDF मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, उसमें बस इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, वो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए प्रीएम्बल से, प्रीएम्बल को अच्छे से आप ज़रूर तैयार कर लीजिए, यहाँ पर ये आपके लिए टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ अब जैसे एक और है आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS, ठीक है। इंडियन नॉलेज सिस्टम में सारे आपके इस तरह के क्वेश्चन में उपनिषद कितने हैं, वेदांग कितने हैं, या ये भी हो सकता है कि कौन किसके गुरु के ऊपर आपसे पूछ सकते हैं, तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इसमें आएंगे। इसकी भी आपको बस खाली एक MCQ प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसको डिटेल में देखने का जहाँ पर ज़्यादा मतलब नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से देखोगे, फिलॉसफी देखो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर से भी केवल एक सोशलॉजिकल फाउंडेशंस वाला जो आपका टॉपिक है उसको आप चेक कर सकते हो, सोशलॉजी क्या होती है, सोशलाइजेशन क्या होता है, इस तरह की चीज़ें आपको चेक करनी है। सोशल चेंज क्या है, टीचर एज अ सोशल रिफॉर्मर कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हम स्कूल को भी क्या कहते हैं, मिनिएचर सोसाइटी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के रिफॉर्मेशन में टीचर हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से आ जाती है। अगर फिर भी बहुत रिड्यूस करना है तो ये फिलॉसफी वाला पोर्शन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आती है आपकी यूनिट 2। यूनिट 2 में आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से भी आपके बनने तो हालांकि 6 ही क्वेश्चन है, ठीक है, अगर एक आइडिया सिचुएशन लेके चल रहे हैं यहाँ के। लेकिन क्वेश्चन अच्छी बात यह है कि आपको पुराने LT के पेपर में भी मिल जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट थ्योरीज को लीव आउट नहीं करना है। बहुत मुझे सुनने को आया कि चाइल्ड डेवलपमेंट की जो थ्योरीज है आप लोग नहीं पढ़ोगे, कोलबर्ग वाइगोत्स्की इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपने अपने सीटेट या यूटेट के एग्ज़ाम में ज़रूर पढ़ी होंगी। अब LT आपसे सीटेट या यूटेट क्वालिफाई मांगता है, ठीक है। क्वालिफाई करने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो आपने मटेरियल पढ़ा था वो आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो आपने कोलबर्ग वाइगोत्स्की इसमें पढ़ रखा है, उस पर क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर तैयार कर लेना, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पे खाली इन्होंने लिख दिया है। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी सारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, स्टेजेस क्या हैं, फिर इसके अलावा किस स्टेज में क्या आपके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या थ्योरीज़ हैं। प्याजे तो आपका लर्निंग में भी आ ही रहा है, लेकिन मेन आपकी प्याजे की ही होती है, डेवलपमेंट में भी पढ़ी जाती है। प्याजे हो गई, कोलबर्ग हो गई, वाइगोत्स्की हो गई, ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। फिर इंटेलिजेंस, ऐसे ही इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट थ्योरीज पढ़नी है आपको,
पर्सनालिटी की थ्योरीज पढ़नी है। ये तो मेरे हिसाब से ना पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। इसको आप ज़रूर लीव आउट कर सकते हो, आर्ट इन एजुकेशन, ड्रामा वगैरह, केस स्टडी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज़ ये ओवरऑल जो है इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको आपको कवर करना चाहिए। फिर यूनिट 3 की अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, यूनिट 2 और यूनिट 3 की बहुत सारी चीज़ें ना जो लोग पहले से ही एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी प्रिपेयर्ड होंगी, क्योंकि ये आपके पुराने सिलेबस में थी। ठीक है, आपके पुराने सिलेबस में यहाँ पर से आपका एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग नहीं था, हालांकि यहाँ पे साइकोलॉजी ज़्यादा थी, गाइडेंस काउंसलिंग, योगा, फिट इंडिया मूवमेंट, ये सारी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग ज़रूर करना भाई, इंपॉर्टेंट है, इस पर से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, योगा और फिट इंडिया मूवमेंट भी कर लेना। यूनिट 3 में एजुकेशन टेक्नोलॉजी, अगेन ये आपका पहले जो एलटी का सिलेबस था उसमें भी था, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम आपका सिस्टम एनालिसिस शायद इसमें नया है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो पहले से ही था, सिस्टम एनालिसिस को पढ़ेंगे। टीचिंग के फेजेस हो गए, लेवल्स हो गए, थ्योरीज हो गई। ठीक है, ये सारा टीचिंग वाला टॉपिक भी आपका पहले का ही है, इंपॉर्टेंट है, टीचिंग को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद अब यूनिट 3 में ना देखो सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं, तो इसमें से ना आप क्या कर सकते हो, इसमें से छांट सकते हो कि मैं कितना प्रिपेयर कर सकता हूँ इसमें से, या कर सकती हूँ। ठीक है, टीचिंग वाला नहीं छोड़ना है, इसके बाद ये वाला पोर्शन भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये भी आपका पहले भी आता था, बीएड में इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका माइक्रो टीचिंग, एसएसएसटी, प्रोग्राम लर्निंग वगैरह, ब्लेंडेड लर्निंग, टीम टीचिंग वगैरह, फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, सब कुछ आ जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट, इससे पहला वाला भी इंपॉर्टेंट था। और अब यहाँ पर OHP हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में हम पढ़ते ही हैं, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग भी हम पढ़ते हैं। अब देखो छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, इंटरनेट क्या है, वेबसाइट क्या है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, ई रीडिंग, ब्लॉग्स क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें से चूज़ कर लो कितना पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारा आप लोगों के लिए पढ़ना संभव ना हो। ठीक है, क्योंकि हम कह नहीं सकते ना, इसमें हम नहीं बता सकते। दो मैंने जो पैराग्राफ बताया, एक ये बताया, एक आपको ये वाला बताया, इसमें से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब इसमें से तो मेरे लिए भी बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा। फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर करना, जैसे मूक को मत छोड़ना, दीक्षा, ज्ञान दर्शन, एजुसेट, प्रज्ञाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रज्ञाता। ठीक है, गाइडलाइंस दी हैं जिसमें डिजिटल एजुकेशन के लिए, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है, छोड़ना मत। ठीक है, संभावना है इसमें से क्वेश्चन बने, बाकी तो आपके पास चीज़ें बहुत सारी हैं पढ़ने के लिए, आप कर सकते हो। फिर आता है आपका यूनिट 4। नाउ यूनिट 4 क्या है ना, यूनिट 4 में बहुत सारी चीज़ें यूनिट 5 की भी इंक्लूडेड है। यहाँ पर देखो, एक तो एक्सेप्शनल चाइल्ड वाली बात की गई, गिफ्टेड क्या होते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड क्या होते हैं, डेलिंक्वेंट क्या होते हैं, ये सारे, और इनके बारे में भी आप पिछले अपने एलटी के सिलेबस में पढ़ चुके हो, तो अगेन यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं है, तो ये सारी चीज़ तो आप कवर कर ही सकते हो। आता है आपका इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एंड जो इनके एजुकेशन के लिए अलग अलग प्रोविजंस किए गए, वो आपको यहाँ पर देखने होंगे, किस किस के लिए, SC STs के लिए क्या किए गए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के लिए, ट्रांसजेंडर और गर्ल्स के लिए क्या किया गया, और गर्ल्स वाली एजुकेशन के लिए ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन है यहाँ पर गर्ल एजुकेशन इन उत्तराखंड। ठीक है, इसके लिए हमने भी स्कीम्स वगैरह करवाई हुई हैं, उत्तराखंड में आपकी क्या क्या स्पेसिफिकली गर्ल एजुकेशन के लिए स्कीम्स चल रही हैं, उनको एक बार ज़रूर स्टडी कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। फिर डिसेबिलिटीज़ भी आप पहले भी पढ़ते थे, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये तो आपको आती ही हैं। फिर स्पेशल एजुकेशन के लिए यहाँ पर देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन भी हम पहले से ही पढ़ते थे, इंटीग्रेटेड भी हम पहले से ही पढ़ते थे। फिर डिसेबिलिटीज़ कितने टाइप की होती है, इनके लिए किस तरीके का करिकुलम हमें डिज़ाइन करना चाहिए, ये सब हम डिसेबिलिटीज़ में पहले भी पढ़ते थे। इक्विटी एंड इक्वलिटी और क्वालिटी, ठीक है, अगेन इक्विटी एंड इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लेना। फिर आपका है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, ये आपको देखो अगले वाले यूनिट 5 में भी पढ़नी ही है डिटेल में। यहाँ बस इतना है कि स्पेसिफिकली स्पेशल चिल्ड्रन के लिए इसमें क्या यहाँ पर प्रावधान किए गए। ठीक है, अगेन यूनिट 5, एक चीज़ मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी, अगर हम कंपेयर करें ना यूनिट 5 और यूनिट 3 को, या यूनिट 4 और यूनिट 3 को, तो यूनिट 3 जो है उसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से आपका अंदाज़ा लगा पाना कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा बहुत मुश्किल है, बहुत वास्ट है। इंटरनेट अपने आप में ही इतना वास्ट टॉपिक है, इंटरनेट में भी क्या पूछ लेगा कि आप नहीं जानते। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है ना यूनिट 4 यूनिट 5 में चीज़ें डिफाइंड ज़्यादा है। आपका अगर UGC दिया है तो UGC में क्या पूछेगा, कब इस्टेब्लिश हुआ,
क्या इसके जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कब इसे स्टेटस मिला कॉन्स्टिट्यूशन, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, यही चीज़ें तो पूछेगा, डिफाइंड है यहाँ पर। तो यूनिट 5 मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए आप, ठीक है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आएगा आपका प्रिंसिपल के रोल क्या होते हैं, टीचर के रोल क्या होते हैं। इसके बाद इसमें आप एक चीज़ और कर लीजिएगा, यहाँ जैसे कि आपका ये दिया हुआ है ना, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, पोर्ट्सकॉर्प करके आपका एक एब्रीवेशन होता है, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। फेल वगैरह का आपका दिया हुआ है। फिर ह्यूमन रिसोर्स को यहाँ कैसे मैनेज करते हैं, ये सब आपका प्रिंसिपल के रोल में ही इंक्लूड हो जाएगा। फंक्शंस अब क्या है, अब देखो यहाँ पर से ऑर्गेनाइजेशंस आपकी शुरू हो गए, चाहे हम यूजीसी की बात करें, एनसीटीई की बात करें, आरसीआई को आप यूनिट 4 में भी पढ़ोगे, क्योंकि आरसीआई आपका है ही स्पेशल चिल्ड्रन के लिए। फिर ये देखिए स्कैब, एनसीईआरटी, डिफाइंड है, टॉपिक्स बिल्कुल डिफाइंड है, और इन्हीं में से पूछेगा, इनकी स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछेगा, ठीक है, स्टेटस कब मिला, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला, या स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये सारी चीज़ें आपसे इसी में से पूछ लेगा। तो ये डिफाइंड सिलेबस में से प्रिपेयर करना ज़्यादा आसान होगा आप लोगों के लिए, तो यूनिट 5 को मत छोड़िएगा, ठीक है। तो दो जो इम्पॉर्टेंट आपको करने ही करने हैं, जो मैं कहूँगी, यूनिट 2, यूनिट 5 एंड यूनिट 3 के सेलेक्टेड मैंने जो 2 पैराग्राफ बताए, ये तो ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। फिर अगर आप देखना चाहें यूनिट 1 में फिलॉसफी वाला पोर्शन आपको नहीं छोड़ना, इतना तो आपको मिनिमम करके जाना है, मिनिमम। इसके बाद जो है, जो एडिशनली आप कर सकते हैं, आप ऑब्वियसली अपना इंक्लूड कर लीजिए अपने सिलेबस में या अपनी प्रिपरेशन में, बट ये जो है ये मिनिमम होना चाहिए आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। तो आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें आज यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली, आपकी बहुत सारी क्वेरीज आई होप रिजॉल्व हुई होंगी। इसके अलावा आपको अभी भी ना 15 दिन मिल रहे हैं, 15 दिन से ज़्यादा हैं, हार नहीं माननी है, तैयारी अपनी जो है बिल्कुल जारी रखिए। और अगर आप अभी भी शुरू कर रहे हैं तो भी मैं कहूँगी अपने मॉक टेस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, एमसीक्यूज़ जो हैं आप करते रहिए, टॉपिक्स को वहाँ से आप जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए उनको कवर कीजिए और एमसीक्यूज़ को लगातार करते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।